हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं साउंड वेव्स चैप्टर के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं पहले लेक्चर के रिवीजन के साथ। बेटा यहाँ पे S0t, बेटा 0 पे t टाइम पे हो रहा है a sin ओमेगा t। क्या हो रहा है बेटा? a sin ओमेगा t, है ना। तो x पे t टाइम पे क्या होगा? किसी x पे t टाइम पे क्या होगा प्यारे बच्चों? x पे t टाइम पे वही होगा जो 0 पे कुछ देर पहले हुआ है। वही जो चीज यहां हो रही है वही यहां होने वाली है x बाय वी टाइम बाद। तो बेटा जो यहां पे t टाइम पे होना है वो यहां पे x बाय वी टाइम पहले हो चुका है, t माइनस एक्स बाय वी पे हो चुका है। और यहां से इक्वेशन आई थी a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। फिर प्रेशर वेव की तरफ जाना चाहता था, प्रेशर वेव को निकालना चाहता था, प्रेशर वेरिएशन वेव बेसिकली। तो बेटा मैंने आपको बल्क मॉडुलस बताया। बल्क मॉडुलस के बारे में मैंने बताया आपको कि अगर चेंज इन प्रेशर अगर वॉल्यूम डीवी से अगर कम करी जाए, जो चेंज इन वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल आता है। माइनस क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम करते हैं तो बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो कम हो जाता है। तो बेटा dp इज प्रोपोर्शनल टू माइनस dv। पर अगर वॉल्यूम जितनी कम होगी वही चेंज इन वॉल्यूम पे प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगी काफी तो फिर dv चेंज करेंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, लगभग प्रेशर बढ़ेगा लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल। तो वॉल्यूम ज्यादा होगी तो प्रेशर में चेंज कम आएगा। और बेटा वही चेंज इन वॉल्यूम, वही वॉल्यूम होने पे भी अलग अलग गैस में प्रेशर चेंज अलग अलग आ जाता है ना। और ये बताता है गैस की इलास्टिसिटी के बारे में, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है बेटा? माइनस वी डीपी बाई डीवी, माइनस वी डीपी बाई डीवी, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको बताने वाला हूं, है ना। ये बल्क मॉडुलस को अभी एक लेक्चर में जितना भी जरूरत थी उतना आपको रिवाइज कराया, अगले लेक्चर में थोड़ा सा और रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। माइनस वी डीपी बाई डीवी, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं प्रेशर वेरिएशन जो होता है बेटा उसको P से डिनोट कर देते हैं बाय माइनस डीवी बाय वी। अब बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मैं बेटा बस आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक सेकेंड। जो बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वॉल्यूम में चेंज क्यों आएगा? वॉल्यूम में चेंज इस करके आता है बेटा क्योंकि एक एक्स पे लेयर है, एक एक्स प्लस डी एक्स पे लेयर है। अगर ये दोनों बराबर चलते तो बेटा ना प्रेशर बढ़ता ना प्रेशर घटता। लेकिन अब हुआ क्या है प्यारे बच्चों? हुआ ये है कि एक ने कुछ ज्यादा चल लिया, एस प्लस डी एस चल लिया, और दूसरे ने एस, है ना। तो बेटा जो प्रेशर में जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो ds इंटू ए आएगा। जो वॉल्यूम में चेंज आएगा, राइटिंग गड़बड़ा रही है भैया, थोड़ा आराम से लिखो आहिस्ता से, ds इंटू ए आएगा। और जो वॉल्यूम है बेटा ओरिजिनल वॉल्यूम वो dx इंटू ए है। फिर भी हम बोलते हैं डेल एस बाई डेल एक्स, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे दोनों की डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देख रहा हूं। टाइम इज कांस्टेंट, यहां पे भी वही टाइम है, यहां पे भी वही टाइम की बात कर रहा हूं। तो यहां से निकल के आ जाएगा, और ये dx इंटू ए को काटेंगे ठाए ठाए, तो p इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स, p इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स, p इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स। बेटा ये मास्टर इक्वेशन है जिससे प्रेशर वेव डेवलप होगी, जिससे प्रेशर वेव पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे टेढ़े आड़े जैसे भी आएंगे वो हम कर लेंगे। और बेटा मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं, अब अगर ये हमको क्लियर हो गया है तो प्रेशर वेव कैसे डिराइव करी बेटा, आइए देखते हैं और फिर देखेंगे आगे की कहानी। आगे तो बिल्कुल सिंपल है, ग्राफ बनाने हैं, मैथ्स सीखनी है। तो P इक्वल टू माइनस वी डेल एस बाई डेल एक्स, P इक्वल टू माइनस वी डेल एस बाई डेल एक्स। तो P जो प्रेशर चेंज है, ये चेंज इन प्रेशर है। एक्चुअल प्रेशर जो टोटल प्रेशर होगा ना बेटा वो हो जाएगा PA प्लस P। P तो चेंज है, माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स, एस ये रहा। तो डेल एस बाई डेल एक्स क्या निकल के आएगा बेटा प्यारे बच्चों? ए के माइनस के आएगा तो प्लस हो जाएगा, बक साइन का डिफरेंशियल कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाए बेटा, बहुत ही सिंपल बात कर रहा हूं, बहुत ही आसान। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। तो P इक्वल टू बक, मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन क्या था? बक। मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन क्या था? बक। मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन क्या था? बक। बोलो आया आया। तो बेटा मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन होता है प्यारे बच्चों बक, है ना। तो P नॉट इज बक, मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन इज बक। याद रखना आसान है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेव का एम्पलीट्यूड, ये बल्क मॉडुलस, और ये के, तो बक। तो मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन इज बक, और ये बन क्या रही बेटा इक्वेशन? P इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। अरे वाह, ये लीड कर रही है, प्रेशर लीड कर रहा है, प्रेशर लीड कर रहा है। अभी फील करा दूंगा, लेकिन अभी जस्ट याद रखते हैं प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट वेव में फेज डिफरेंस कितने का? पाई बाई टू। तो प्रेशर लीड करता है। याद कैसे रखेंगे? सुबह पहले प्रेशर जनरेट होता है, फिर दौड़ लगती है, फिर बाद में डिस्प्लेसमेंट होती है ना।
ऐसा थोड़ी ना तो पहले डिस्प्लेसमेंट होगी बाद में जाके वहां पर इंतजार कर रहे प्रेशर बनने का, ना, पहले प्रेशर बनता है बाद में दौड़ लगती है ना। तो पहले प्रेशर लीड करता है बाद में डिस्प्लेसमेंट होती है ना। थोड़ी सी गंदा एग्जांपल दिए पर याद रखना बहुत जरूरी है यार। तो प्रेशर बनता है फिर डिस्प्लेसमेंट होती है, प्रेशर बनता है फिर डिस्प्लेसमेंट होती है, प्रेशर लीड करता है डिस्प्लेसमेंट लैग करती है, प्रेशर पहले मैक्सिमम होता है डिस्प्लेसमेंट बाद में मैक्सिमम होती है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। तो ये अभी तक का ज्ञान बेटा मैंने आपको दिया था, एक बार फटाफट से नोट कर ले। जो एक्चुअल प्रेशर होता है वो P नहीं होता है, PA प्लस P होता है, PA प्लस P होता है। मिटाना चाह रहा हूं। अच्छा, मैक्स अगर कभी कह देंगे बल्क मॉडुलस ये है और K भी दे देंगे आपको, लैम्डा दे देंगे बेसिकली, और कह देंगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, तो बेटा प्रेशर वेरिएशन जो मैक्सिमम है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा तो कर नहीं सकते, क्योंकि बेटा है क्या, PA टोटल प्रेशर है PA प्लस P। बेटा अगर आप PA से बढ़ाओगे तो PA से घटाओगे भी, PA से ज्यादा कैसे घटा लोगे, जीरो से कम थोड़ी ना कर दोगे। तो बेटा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की जब भी बात करेगा तो वो आपसे कहना चाह रहा है जो मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन है उसको आप PA के बराबर कर दो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अगर लैम्डा दे दे आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या तो हो सकता है बल्क मॉडुलस दे दे, एम्पलीट्यूड दे दे, क्या देगा मिनिमम लैम्डा 2 पाई बाय लैम्डा, ये क्या है 2 पाई बाय लैम्डा। बेटा आप लैम्डा को कम करते हैं प्रेशर वेरिएशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कर दोगे आपकी PA से ज्यादा हो जाए प्रेशर वेरिएशन। बेटा प्रेशर में P का चेंज आ रहा है, कभी P बढ़ेगा कभी P घटेगा, तो PA घट जाएगा, उससे ज्यादा थोड़ी ना घटा लोगे, जीरो से कम कैसे कर लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाएंगे। मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन कैन बी PA, मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन कैन बी PA, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P नॉट कैन बी PA, है ना। इसमें बहुत क्वालिटी क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि जब भी इसके क्वेश्चन बनते हैं मैंने देखा बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि पता नहीं ये पार्ट बच्चे सोच नहीं पाते एग्जाम में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन कैन बी PA, मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन कैन बी PA, इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते। जीरो से कम कैसे करोगे भाई, अरे जीरो से कम कर लोगे क्या प्रेशर, ना भाई ना, जीरो मतलब कोई टकरा ही नहीं रहा ना, है ना। तो उससे कम कैसे कर लोगे यार, फोर्स लग ही नहीं रहा, अब उससे फोर्स लग ही नहीं रहा तो उससे कम फोर्स कैसे लगा लोगे। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अब ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, इसको मैं आपको ग्राफ बनवा देता हूं और फिर फील करा देता हूं कि ऐसा क्यों आ रहा है। मतलब जो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेव है वो π/2 का फेज डिफरेंस क्यों आना चाहिए, डायरेक्टली मैं आपको दिखा सकता हूं। पहले ऐसा करते हैं बेटा, आपको ना ग्राफ बनाने आएंगे, तो ग्राफ से आपको बेटा ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एक बार ध्यान से सुन लेंगे। तो बेटा अगर आपको जैसे डिस्प्लेसमेंट वेव या तो निकालनी होगी या तो क्वेश्चन में दे देंगे, S = A साइन ओमेगा टी माइनस kx, ठीक है। और प्रेशर वेव क्या आई, बक कॉस ओमेगा टी माइनस kx। अब बेटा देखो जितनी बातें बताई बेटा, पहले मैं ना मैथमेटिकली ग्राफ बनाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि ऐसा ही आना चाहिए था, है ना। आइए देखिए, तो बेटा डिस्प्लेस अगर मान लो कोई कह दे S x0 विद x बनाइए, तो Sx0 क्या निकल के आएगा, Sx0 मतलब जीरो टाइम पे अलग अलग पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होंगी। तो जीरो टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होंगी प्यारे बच्चों, जीरो टाइम पुट करिए A साइन माइनस kx, तो ये माइनस A साइन kx बन गया। तो ये पल्स, ये आपको स्नैपशॉट मिल गया, बेसिकली माइनस साइन का ग्राफ बनना है, ठीक है। अब px0 बनाना है, px0 बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेंगे। तरीका हमेशा यही रहेगा, आपको डिस्प्लेसमेंट वेव दी जाएगी P = -b del s by del x यूज करके प्रेशर वेव निकालेंगे, फिर ग्राफ बनाने px0 वर्सेस x। तो px0 क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, पुट करिए यहां पे 0, cos माइनस kx तो cos kx, तो बक cos kx। cos का ग्राफ कहां से चालू होता है, cos 0 होता है 1। अब देखो बेटा यहां पे प्रेशर वेरिएशन 0 आ रहा है, ऐसा करते हैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, थोड़ा सा जूम करके एक एक पार्ट का दिखाता हूं ग्राफ आपको, जैसे इस पार्ट का दिखा रहा हूं, यहां पे जगह है थी मेरे पास, हाँ। ठीक
ठीक है बच्चों, ये इतने से पोर्शन को जूम करके दिखा रहा हूं। ये Sx वाला है, नीचे इसका Px वाला बना रहा हूं। वो क्या बन रहा है, यहां से बेटा ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये पल्स दिख रही है, प्रेशर बढ़ा हुआ दिख रहा है, प्रेशर बढ़ा हुआ दिख रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, सबसे पहली बात, ये नेगेटिव में दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट और ये भी नेगेटिव में। ये नीचे नहीं गया बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव पड़ रहा है। यहां पर जो एक्स पे है वो नेगेटिव में गया, ये नेगेटिव में गया, ज्यादा गया। आप देखिए ध्यान से, ये नेगेटिव में गया, ये भी नेगेटिव में गया, पर ज्यादा, तो दब गया। अगर बराबर चलते तो ना तो प्रेशर बढ़ता ना तो प्रेशर घटता, लेकिन यहां क्या हुआ बेटा, ये ज्यादा गया नेगेटिव में। आप समझने की कोशिश करिए, यहां पे आ गई लेयर और ये ज्यादा पास में आ गई, दब गई। जो इतना था वो कम हो गया। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना। दोनों नेगेटिव में गए हैं, दोनों नेगेटिव में गए हैं। ये मैं आपको फील करा रहा हूं। P इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स तो समझ में आ ही रहा है भैया। वो माइनस साइन है तो डेल एस बाय डेल एक्स आएगा कॉस, और माइनस ये माइनस कॉस आएगा, डेल एस बाय डेल एक्स माइनस डेल एस बाय डेल एक्स करूंगा तो प्लस कॉस हो जाएगा। तो ऐसा ग्राफ आना चाहिए था। अब फील करा रहा हूं ऐसा क्यों आना चाहिए बेटा। देखो, ये भी नेगेटिव में गया और ये भी, ये ज्यादा गया, ये कम गया और ये उतना नहीं गया, उससे ज्यादा गया, तो दब गई, तो प्रेशर बढ़ गया। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। अब देखो, जहां पर ये जहां पे मिनिमम है तो वहां पे दोनों बराबर हैं। देखो ध्यान से देखो, ये डिस्प्लेसमेंट और ये बराबर है, तो प्रेशर वेरिएशन जीरो। ओ, प्रेशर वेरिएशन जीरो, ना तो प्रेशर बढ़ेगा ना तो प्रेशर घटेगा। जब दोनों की डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी, ना प्रेशर बढ़ेगा ना प्रेशर घटेगा। कई बार बोल दी ये बात। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना। एक बार एनालाइज करिए, एक बार एनालाइज करिए ध्यान से। रब करके दोबारा बनाए एक बार, ये समझ में आ जाएगा। चलिए, मेरे को लग रहा है वैसे आ जा रहा है, ज्यादा गंदा नहीं हुआ है। थोड़ा सा मिटाना ही पड़ेगा ताकि क्लियर कर पाऊँ आपको चीज। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए। जितना डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन ज्यादा होगा, इसमें डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस है। उतने डिस्टेंस पे ले रहा हूं, आप ध्यान से देखिए बेटा। यहां डिफरेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट में, यहां कम है, यहां और कम है, यहां और कम है, यहां और कम है, यहां और कम है वेरिएशन। और यहां तो वेरिएशन ही नहीं है। जहां पे वेरिएशन है, यहां पे वॉल्यूम में चेंज नहीं है। वॉल्यूम में चेंज आता है बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है। अगर दोनों की डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी, ना प्रेशर बढ़ेगा ना प्रेशर घटेगा, जो कि यहां हो रहा है। दोनों की बराबर है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। यहां पे वॉल्यूम कुछ कम हुई है तो प्रेशर कुछ बढ़ा, यहां पे थोड़ी ज्यादा कम हुई है तो थोड़ा ज्यादा बढ़ा। यहां पे सबसे ज्यादा डिफरेंस है, देखिए ध्यान से, इसका इतना इसका इतना, ये डिफरेंस। जहां पे सबसे ज्यादा डिफरेंस है वहां पे प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। थोड़ा सा एनालाइज करिए, ध्यान से देखिए। मैं फिर कह रहा हूं कि वैसे मैं इसी चीज को कैरी ऑन करूंगा अपने थर्ड लेक्चर में। सेकंड लेक्चर के लिए आपको वेट करने का टाइम दे रहा हूं। आपको सेकंड लेक्चर जब देखना है तो आपको फर्स्ट लेक्चर रिवाइज करना है, ताकि थर्ड लेक्चर तक जाते जाते ये बिल्कुल पक्का हो जाए दिमाग में। ये लेक्चर आपको 2 बार देखना पड़ेगा, या आपको फील आ जानी चाहिए। फील आएगी तो थोड़ा सा फायदा हो, नहीं तो बेटा तरीका क्या है बेटा, P इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स, है ना। आप डायरेक्टली देख सकते हैं, माइनस साइन है तो डेल एस बाय डेल एक्स क्या आएगा, माइनस कॉस, माइनस डेल एस बाय डेल एक्स क्या आ जाएगा, प्लस कॉस। आया आया सर, बहुत शानदार, बढ़िया। अगले पार्ट का तो बेटा यही देख लेते हैं। जहां स्लोप ज्यादा होगी ना बेटा, कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, ये वाला पार्ट का समझाऊं, ऐसा क्यों आ रहा है। थोड़ा यहां पे भी समझ में तो आ सकता है। यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन ज्यादा है, इसकी तो जीरो ही है और ये पॉजिटिव है। यहाँ पे डिफरेंस है लेकिन उतना नहीं है, यहाँ पे और कम हो गया और यहाँ पे तो जीरो हो गया, तो प्रेशर वेरिएशन जीरो हो गया। अब यहाँ पे क्या, दोनों पॉजिटिव में गए लेकिन आगे वाला ज्यादा गया, तो इसलिए रेयरफेक्शन, प्रेशर कम हो गया। ये रेयरफेक्शन है, ठीक है। अगर अलग अलग पार्ट को करना हो कैटेगराइज, ये क्या है बेटा, ये भी नेगेटिव में गया और ये भी, लेकिन आगे वाला ज्यादा गया। आप समझ रहे, ये नेगेटिव में गया, ये ज्यादा गया, दब गया, ये कॉम्प्रेशन है, दिख रहा है प्रेशर बढ़ा हुआ।
दिख रहा है रेयरफेक्शन है ना, ये तो प्रेशर घटा हुआ है, प्रेशर वेरिएशन नेगेटिव है, चेंज इन प्रेशर नेगेटिव है, प्रेशर घटा हुआ है। लेकिन यहां देखते हैं ये कैसे दिखा रहा है, ये नेगेटिव में गया, ये भी नेगेटिव में गया, ये नेगेटिव में गया कम और ये वाला ज्यादा, वॉल्यूम बढ़ गई, यहां वॉल्यूम बढ़ी है, रेयरफेक्शन। इस तरीके से देख सकते हैं आप, है ना। कोई भी पोर्शन हो, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट वेव है, ये पॉजिटिव में गया, ये भी पॉजिटिव में गया, पर आगे वाला ज्यादा गया, वॉल्यूम बढ़ गई। बराबर जाते तो कुछ नहीं होता, लेकिन आगे वाला ज्यादा गया, वॉल्यूम बढ़ गई, प्रेशर कम, ये रेयरफेक्शन है। तो जब ऐसा आता है तो रेयरफेक्शन। अब ये तो क्या होगा, ये पॉजिटिव में गया, ये कम गया, आगे वाला पॉजिटिव में गया, पीछे वाला पॉजिटिव में ज्यादा है, कंप्रेशन। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूँ। वैसे दिख रहा है यार, ये प्रेशर नहीं तो ग्राफ बनाइए प्रेशर का, आप फटाक से देख जाइए, P = -V ΔS / ΔX। जब ऊपर, जब प्रेशर में चेंज पॉजिटिव, जब डीपी पॉजिटिव प्रेशर बढ़ गया, कंप्रेशन, जब डीपी नेगेटिव प्रेशर घट गया, रेयरफेक्शन, है ना। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया। बेटा इस तरीके से आपको SX0 से PX0 आप बना सकते हैं, ठीक है। P = -V ΔS / ΔX, SX0 निकालना है बेटा, S डिस्प्लेसमेंट वेव गिवन होगी, प्रेशर वेव निकालेंगे, प्रेशर वेव निकालने के बाद SX0 निकालिए, टाइम को 0 पुट करिए, PX0 निकालिए, टाइम को 0 पुट करिए बेटा, फिर साइन कॉस के ग्राफ है, खट्टे से बना डालिए, खट्टे से, कैसे खट्टे से बना देंगे। चलिए अगला एक बनाने को आता है S0T और P0T। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है बच्चों, मैं बस आपको इतना कह सकता हूं कि अभी एक बार बताऊंगा, एक बार और बताऊंगा थर्ड लेक्चर में, ठीक है। जो मेथड अच्छा लगे आपको, फील वाला अच्छा लगे वो यूज करिए, आपको है ना इक्वेशन से करना हो आप वो यूज करिए, जैसे बढ़िया लगे करिए, लेकिन बढ़िया करके करिए, है ना। कोशिश कर रहा हूं बेटा सिखाने की, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सीख जाएंगे। अब S0T बनाना है, जीरो पे टाइम के साथ वेरिएशन कैसे होगा, S0T क्या आ जाएगा, A sin ωt, x को 0 पुट करना है। अब ये क्या बन जाएगा, S0T तो बन गया ये sin ωt, S0T वर्सेस T, और P0T वर्सेस T बनाना है, P0T वर्सेस T। ये क्या आ रहा है, ए बक cos ωt, बक ये लिख देता हूं, cos ωt, cos का ग्राफ आ रहा है, cos यहां से चालू हुआ, देखिए बेटा ध्यान से, बेटा ये कैसा बन रहा है, देखिए ध्यान से। ST से VT, पता है क्या, ST से अगर VT बना होता, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी वाला ग्राफ याद आ रहा है, तो ST ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी हो रही, और ये वेलोसिटी वाला ही बन रहा है, यहां स्लोप ज्यादा, ये बना स्लोप जैसे से घट रही है, देखो स्लोप घट रही है, स्लोप घट रही है, प्रेशर घट रहा है। मैं कह रहा हूं ST से PT बनाना हो तो ST से VT बना लो। अभी ऐसा क्यों, मैं अभी बताया था, अभी बताता हूं। यहां पे 0 है, फिर ये नेगेटिव में मैक्सिमम हो गई स्लोप, नेगेटिव में मैक्सिमम हो, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम के बाद ये मैग्नीट्यूड घट रहा है, 0 हो गई स्लोप, नेगेटिव से 0 पे आना है, फिर 0 से फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम पे जाना है। इक्वेशन से समझ में आ रहा है। लेकिन अगर डायरेक्टली अगर बनाना हो तो ST से PT छोड़ के P जब भी हो तो P के बदले V ले लो। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट, जो प्रेशर है ना बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन पे डिपेंडेंट होना चाहिए। आप सोचिए बेटा मेरी बात, ये पिस्टन है, ये कितनी तेज चल रहा है बेटा, उतनी तेज एयर को धकेल देगा, उतनी तेज पास पास कर देगा। अगर ये मैक्सिमम पे है, अब ये चल ही नहीं रहा, तो ना धकेल रहा है, ना पास पास लेके आ रहा है, ना दूर दूर लेके जा रहा है। तो जितनी तेज चलेगा ना आगे को, जितनी तेज चलेगा उतना प्रेशर बढ़ जाएगा, जितनी तेज चलेगा पीछे उतना प्रेशर घट जाएगा। जितनी डिस्प्लेसमेंट, जितनी वेलोसिटी नेगेटिव में मैक्सिमम होगी, प्रेशर मिनिमम हो गया, प्रेशर वेरिएशन नेगेटिव है, रेयरफेक्शन आ रहा है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बोल दिया था बेटा, प्रेशर वेरिएशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी नॉट ऑन डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, ऐसा नहीं है। अब ये कहोगे कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट है, मेरा कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा वेलोसिटी ज्यादा होगी ना, सोचो वेलोसिटी पॉजिटिव है तो बेटा वो मॉलिक्यूल्स को पास लेके आ रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है तो मॉलिक्यूल्स को दूर लेके जा रहा है, रेयरफेक्शन क्रिएट कर रहा है।
और बेटा मास्टर इक्वेशन क्या पढ़ी है बेटा आज, P इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स, जिससे सारे के सारी जो बातें मैंने आज आपको सिखाई है, डिस्प्लेसमेंट वेव से प्रेशर वेव कैसे जनरेट होगी वो आपको सिखाया है ना। और मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन कितना आता है, प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, बक, BAK, बक, BAK, बक, है ना। और मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन हो कितना सकता है, PA, क्योंकि बेटा अगर PA से PA बढ़ाएंगे PA घटाएंगे, PA से ज्यादा कैसे घटा लोगे बेटा, जीरो कर लोगे प्रेशर, उससे कम कैसे करोगे, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। बोलो आया, आया सर, बहुत शानदार। तो बेटा क्या क्या सीख लिया आज, सबसे पहले S0t से SXT कैसे निकालेंगे, x पे t पे वही होगा जो 0 पे t माइनस x बाय v पे होगा। तो a sin ओमेगा t माइनस kx डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन आई थी। फिर प्रेशर वेव की इक्वेशन कैसे निकाली, क्या माला जपी, मास्टर इक्वेशन क्या है, p इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, p इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स। बिना फील के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और फील करने का तरीका भी बता दिया है ना। तो इसी चीज के साथ बेटा फिर कंटिन्यू करेंगे, है ना। सेकंड लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा ताकि आप कंटिन्यू, मतलब आपके दिमाग में भूले नहीं, एस्केप ना हो जाए, लेकिन ये वाला लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। स्पेशली आखिरी 20 मिनट, स्पेशली आखिरी 20 मिनट जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर के, उसको आप दोबारा देख डालिए ताकि पक्के से क्लियर हो जाए, है ना। ऐसा करते चलिए 1 मिनट लगा के बस वो स्नैपशॉट वाला जो था एक बार आपको बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। फील वाला मेथड एक बार फिर से बताने की कोशिश कर ले रहा हूं, है ना। अगर ये पोर्शन है, ये SX0 है मान लो, इतने पोर्शन का बता रहा हूं, तो बेटा प्रेशर का वेरिएशन कैसे आएगा, PX0 वर्सेस x का ग्राफ कैसे आएगा, आइए देख लेते हैं खटाक से बच्चों। शानदार, देखो ये 0 पे है, ये पहले पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, हो सकता है बराबर ना बटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, है ना। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन ज्यादा है, यहाँ कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, और यहाँ 0 है डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन। दोनों की डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो ना प्रेशर बढ़ेगा ना प्रेशर घटेगा, प्रेशर वेरिएशन 0 है। और ये देखो ये 0 पे है और ये पॉजिटिव में गया है, तो बेटा रेयर फ्रिक्शन, ये क्या है, रेयर फ्रिक्शन। बस 2 पॉइंट मैंने बना दिए ग्राफ। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन कम है इसलिए प्रेशर में वेरिएशन कम है, मैग्नीट्यूड में और कम है इसलिए और कम है। इसके बाद ये कंप्रेशन क्यों है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव में गया, ये भी पॉजिटिव में, पीछे वाला ज्यादा गया, आगे वाला कम गया, पीछे वाला ज्यादा है, इसलिए दब गया। दब गया तो क्या हो गया बेटा, प्रेशर बढ़ गया। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। कोई एक पार्ट ऑफ सांप बना लिया, आगे तो सांप बनाते हैं, डिग 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 डिग, आया नहीं आया, आया। तो बेटा स्पीड ऑफ वेव, है ना, स्पीड ऑफ वेव कैसे डेवलप करें, स्पीड ऑफ साउंड वेव, बेटा ये वही है ना जिसमें हम साउंड वेव ट्रेवल हो रही है। अब देखो सपोज करो यहाँ पे प्रेशर P2 है, जस्ट इधर ये x वाली लेयर है, ये x प्लस dx वाली लेयर है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर P1 है, ठीक है बच्चों। अब बेटा मेरे को ये बताइए जो इस लेयर पे फोर्स आएगा वो क्या आएगा, P2A इधर से आएगा और P1A इधर से आएगा। अब किसी को पता थोड़ी ना कौन ज्यादा है कौन कम है, मैं कह रहा हूं अगर P2 ज्यादा होगा तो फोर्स नेगेटिव में आएगा, P1 ज्यादा होगा तो फोर्स पॉजिटिव में आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फोर्स आएगा वो P2 माइनस P1A का नेगेटिव आएगा, कि अगर P2 ज्यादा होगा तो ही तो नेगेटिव में आएगा। सोच के देखिए P2 अगर ज्यादा है तो ये पॉजिटिव वही क्वांटिटी और फोर्स नेगेटिव में, इसलिए नेगेटिव लगा दिया, है ना। और अगर P2 कम हो, P1 अगर ज्यादा हो तो बेटा पॉजिटिव में आएगा, तो फिर P1 माइनस P2A ही तो है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स, फोर्स क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, रो A dx, A dx हो गई वॉल्यूम, एरिया इनटू थिकनेस, बेटा ये जो एरिया है ये एरिया कितना है A इनटू dx हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो गया मास, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या हो गया डेल टू एस बाय डेल टी स्क्वायर, मास इनटू एक्सेलरेशन डेल टू एस बाय डेल टी स्क्वायर, लेयर्स ऐसे से मूव कर रही है, ठीक है। और ये चीज क्या आ गई बेटा, ये एक अब dx को नीचे ले आइए, a को काट सकते हैं, माइनस डी, ये dp है ना, dp के बदले इसको डेल p कहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पे इधर भी प्रेशर और उधर भी प्रेशर, तो x के साथ प्रेशर वेरी कर रहा है, मैं कहूंगा एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों जगह प्रेशर लिए, तो डेल p बाय डेल x लिखना ज्यादा अच्छा है, इज इक्वल्स टू रो इनटू डेल टू एस बाय डेल टी स्क्वायर। अब बेटा क्या यूज करेंगे, अभी जो मैंने रिवाइज करा है वही इक्वेशन, p क्या बताया था अभी, क्या डिराइव किया था, p इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स, p इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स, p इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स, ठीक है।
तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, अगर P माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स है तो डेल पी बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, B इंटू डेल टू एस बाय डेल एक्स स्क्वायर। नहीं है बेटा, डेल पी बाय डेल एक्स कितना आ जाएगा, सोच के देखिए, माइनस बी डेल बाय डेल एक्स दोबारा कर रहे हैं, डेल टू एस बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो डेल टू एस बाय डेल टी स्क्वायर। और इसको उधर ले जाइए तो ये रो था, गलत बना दिया, डेल टू एस बाय डेल टी स्क्वायर इज वी स्क्वायर डेल टू एस बाय डेल एक्स स्क्वायर। बेटा ये तो हमारी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन थी वेव की, जो कि क्या होती थी, कोई भी डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर, पिछले चैप्टर में हम बोलते थे, इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो बेटा डेल टू एस बाय डेल टी स्क्वायर इज वी स्क्वायर डेल टू एस बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो ये वी स्क्वायर है, तो वेलोसिटी क्या आ गई बेटा, यहां से अंडर रूट बी बाय रो, क्या आ गई, अंडर रूट बी बाय रो। तो ये हो गया बेटा साउंड वेव का डेरिवेशन। एक बार ऐसा करेंगे, नोट कर लेंगे कायदे से, है ना, और फिर हम बढ़ते हैं आगे, है ना। ध्यान से देख लेंगे बेटा कैसे किया। इधर जो प्रेशर है बेटा, ये छोटी सी लेयर कंसिडर करी, x से x प्लस dx वाली, P2 इधर को फोर्स आ रहा है, P1 इधर को आ रहा है, तो टोटल फोर्स क्या हो गया प्यारे बच्चों, P2 माइनस P1A, है ना। मतलब ये जो अगर P2 को ज्यादा मान लो तो नेगेटिव में आ रहा है, तो इसलिए नेगेटिव लगा दिया, है ना, क्योंकि P2 माइनस P1A तो मैग्नीट्यूड आ रहा है, नेगेटिव में है फोर्स तो नेगेटिव लगा दिया। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन रो ए dx इनटू डेल टू एस बाय डेल टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, dp लिख दिया, इसको dp बाय dx के बदले डेल p बाय डेल x कहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर x पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे बेटा एक्सेलरेशन बताना होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे इधर का प्रेशर और इधर के प्रेशर का डिफरेंस है, दैट इज एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों जगह का प्रेशर है, दोनों के लिए टाइम वही का वही है, टाइम कांस्टेंट है दोनों लेयर्स के लिए, इस क्रॉस सेक्शन के लिए और इस क्रॉस सेक्शन के लिए। तो ये बेटा क्या निकल के आ रहा है, डेल पी बाय डेल एक्स रो डेल टू एस बाय डेल टी स्क्वायर और एक माइनस साइन। फिर मैंने क्या यूज किया, P इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स, दैट इज कल वाली अपनी पुरानी इक्वेशन, मास्टर इक्वेशन ग्राफ बनाने वाली। ठीक है, डेल पी बाय डेल एक्स क्या आ गया, माइनस बी डेल टू एस बाय डेल एक्स स्क्वायर, बस वो यहाँ पे पुट किया, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, और यहाँ पे बन गया डेल टू एस बाय डेल टी स्क्वायर इज वी स्क्वायर डेल टू एस बाय डेल एक्स स्क्वायर। ये टू छूट गया था बाई चांस, तो बेटा ये हमने डायरेक्ट कर दी, स्पीड ऑफ साउंड वेव अंडर रूट बी बाय रो, अंडर रूट बी बाय रो, है ना। अगर कोई पूछे बल्क मॉडुलस कितना, रो और वी गिवन हो, तो फिर कैसे निकालेंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, रो वी स्क्वायर, ये कई बार यूज करना पड़ता है, बी इक्वल टू रो वी स्क्वायर और वी इक्वल टू अंडर रूट बी बाय रो, दोनों फॉर्म में आपको फटाफट से लिखना आना चाहिए। बेस्ट फॉर्म तो वैसे यही है, ज्यादा यूज होने वाली स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या निकल के आई है, अंडर रूट बी बाय रो। बेटा क्या आई है स्पीड ऑफ साउंड वेव, अंडर रूट बी बाय रो, अंडर रूट बी बाय रो। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव होती है प्यारे बच्चों अंडर रूट ऑफ बी बाय रो। ठीक है, अब ये स्पीड ऑफ साउंड वेव तो हमने डेवलप कर दी, लेकिन जब मतलब अब ये बल्क मॉडुलस जो होता है, हम जानते हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस वी डी पी बाई डी वी। ठीक है, जो कि कल के लेक्चर में मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं आप लोगों को। जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है, माइनस वी डी पी बाई डी वी। अब बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, क्योंकि उसमें पीवी कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक होगा तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। तो बल्क मॉडुलस अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है। बेसिकली जब स्पीड ऑफ साउंड निकालनी थी तो बेटा स्पीड ऑफ साउंड के लिए हुआ क्या कि भाई ये बल्क मॉडुलस पे डिपेंडेंट है, जो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले ये न्यूटन ने निकाली थी बेटा स्पीड ऑफ साउंड, जो कि थोड़ी सी एरर आ गई थी। इन्होंने माना कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और इन्होंने जो स्पीड निकाली वो एक्चुअली कम आई। इन्होंने मान लिया आइसोथर्मल है प्रोसेस। कैसा प्रोसेस मान लिया, आइसोथर्मल। न्यूटन ने अज्यूम किया कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पीवी कांस्टेंट होगा, और बल्क मॉडुलस क्या होता है, माइनस वी डीपी बाई डीवी। ठीक है, यहां पर डिफरेंशिएट कर दिया, डी बाई डीवी करी तो पी प्लस वी डीपी बाई डीवी, डी बाई डीवी करना था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, हट गया। अब यहां से बेटा माइनस वी डीपी बाई डीवी, ये क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है पी। ठीक है, ये निकल के आया पी। तो बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, जो बल्क मॉडुलस होता है वो प्रेशर के बराबर होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो अंडर रूट पी बाय रो बन गया था, है ना। तो यहां से बेटा स्पीड ऑफ साउंड जो निकल गई थी अंडर रूट डी बाय रो में,
वो बन गई अंडर रूट पी बाय रो। और बेटा मैं अगर बताऊं आपको, पी वी इक्वल टू एनआरटी को लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स को आरटी, मास अपॉन वॉल्यूम बन जाएगा डेंसिटी, तो हो जाएगा पीएम इक्वल टू रो आरटी। ठीक है, या रो हो जाएगा पीएम बाय आरटी। ठीक है, तो रो को आप पीएम बाय आरटी पुट कर सकते हैं, रो को क्या पुट कर सकते हैं, पीएम बाय आरटी, या पी को रो आरटी बाय एम। तो अगर रो आरटी बाय एम पुट करेंगे तो रो कट जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट आरटी बाय एम। और जब इससे साउंड की वेलोसिटी निकाली है ना थ्योरेटिकली, तो बेटा वो तो आई 300 के आसपास, बल्कि 300 से भी कम, जो कि एक्चुअली में होती है बेटा 330 के आसपास। तो आई तो गड़बड़ है ना। तो अब ये तो समझ में आ रहा है कि चलो थोड़ी गड़बड़ आ रही। तो इसके बाद क्या वो लाप्लास साहब है, लाप्लास साहब ने बोला कि एक्चुअली में कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन इतनी जल्दी जल्दी होंगे बेटा, जो कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन है वो इतनी जल्दी जल्दी होती है, एक जगह पे एयर कॉम्प्रेस होती है वापस से, है ना, मतलब मतलब कॉम्प्रेशन आता है, मतलब एयर दबती है खुलती है, दबती है खुलती है, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन इतनी जल्दी जल्दी होता है कि हीट एक्सचेंज हो ही नहीं सकता उतनी जल्दी, हीट एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि एयर बैड कंडक्टर है और हो भी बहुत जल्दी जल्दी रहा है, रेयरफेक्शन कॉम्प्रेशन। तो उन्होंने बोला कि लाप्लास साहब आए, उन्होंने बाद में बोला लाप्लास, है ना, लाप्लास करेक्शन बोलते हैं, इन्होंने बोला कि आइसोथर्मल नहीं, प्रोसेस को हमको एडियाबैटिक एज्यूम करना चाहिए था। ठीक है, एडियाबैटिक के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, एडियाबैटिक के अकॉर्डिंग पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है ना। अगर अपने को मतलब भूल गए हैं थोड़ा सा, मतलब अगर इतना कि आपको थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल भी याद नहीं, तो बेटा एक बार रिवाइज कर लेंगे। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, और यहां से जब हम निकालेंगे वी डीपी बाई डीवी, वो कितना आएगा आइए देखते हैं। पी वी की पावर गामा कांस्टेंट, इसको डी बाई डीवी करें, गामा वी की पावर गामा -1 प्लस डीपी बाई डीवी वी की पावर गामा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और यहां से अब बेटा वी की पावर गामा से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पे आ जाएगा डीपी बाई डीवी माइनस डीपी बाई डीवी इज इक्वल्स टू गामा पी बाई वी। वी की पावर गामा से डिवाइड करिए, वी की पावर गामा कट जाएगा और यहां पर बचेगा वी नीचे। अब माइनस वी डीपी बाई डीवी, दैट इज जो बल्क मॉडुलस निकल के आ रहा है, माइनस वी डीपी बाई डीवी। बेटा बल्क मॉडुलस क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से देखिए, बल्क मॉडुलस निकल के आ रहा है गामा पी। क्या निकल के आ रहा है, गामा पी। ठीक है, तो अंडर रूट गामा पी बाय रो। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो, अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव आ गई। दैट इज जहां पर पहले अंडर रूट पी बाय रो था, अंडर रूट आर टी बाय एम बना था, रो की पी की वैल्यू क्या बेटा निकाली थी, रो आर टी बाय एम, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो बेटा यहां से स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या आने वाली है बेटा, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, बल्क मॉडुलस की वैल्यू आई गामा पी, और बेटा स्पीड ऑफ साउंड होती है अंडर रूट बी बाय रो, जो मैंने अभी डिराइव किया है ना, अंडर रूट बी बाय रो। स्पीड ऑफ साउंड होती है अंडर रूट बी बाय रो, बेटा याद करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड होती है अंडर रूट बी बाय रो, स्पीड ऑफ साउंड होती है अंडर रूट बी बाय रो। और बेटा न्यूटन ने क्या माना था, आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी कांस्टेंट, वहां से माइनस वी डीपी बाई डीवी, जो बल्क मॉडुलस आया वो पी आया। और एडियाबैटिक प्रोसेस माना लाप्लास ने, लाप्लास करेक्शन जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने कहा कि एक्चुअली आइसोथर्मल नहीं, हमको एडियाबैटिक एज्यूम करना चाहिए, क्योंकि जो रेयरफेक्शन कंप्रेशन हो रहे हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो हीट ट्रांसफर क्या होगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि एयर बैड कंडक्टर है और हो भी बहुत जल्दी जल्दी रहा है रेयरफेक्शन कंप्रेशन, तो इसलिए कोई थर्मल एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। तो हमको लेना चाहिए एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक के लिए जो बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होता है, गामा पी, है ना। दैट इज इलास्टिसिटी ज्यादा होती है गैस की, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा आता है। क्यों, क्योंकि बेटा देखो आइसोथर्मल कंडीशन में अगर आप गैस को दबा रहे हो, वॉल्यूम कम कर रहे हो, वॉल्यूम कम करोगे तो क्या होगा बेटा, प्रेशर तो बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम अगर कम कर दी तो पहले जब ज्यादा थी तो मॉलिक्यूल को इतनी इतनी दूर जाकर टकराना था, कम कर दी तो जल्दी जल्दी टकरा लेंगे मॉलिक्यूल्स, प्रेशर तो बढ़ेगा। वैसे भी कह सकते हो पीवी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम तो प्रेशर बढ़ेगा। एडियाबैटिक में क्या है बेटा, आप गैस मॉलिक्यूल्स को दबा रहे हो, अब आप गैस मॉलिक्यूल्स को दबा रहे हो, मतलब आप वॉल्यूम को कंप्रेस कर रहे हो, यहां से यहां लेके आ रहे हो, और हीट भी बाहर नहीं जा रही। जो आपने वर्क किया, या आप कह सकते हो पिस्टन आगे आएगा तो वेलोसिटीज भी तो गैस मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएंगी। आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, वेलोसिटीज वही रहेंगी, पर एडियाबैटिक में बेटा वेलोसिटीज भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि पिस्टन से जब मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो उनकी स्पीड बढ़ जाएंगी, तो स्पीड भी बढ़ गई और वॉल्यूम भी कम, दो कारण से प्रेशर बढ़ रहा है।
वहां पर स्पीड वही है क्योंकि टेम्परेचर को हम कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। स्पीड वहां पर भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उतनी हीट हम निकाल लेते हैं। हम कह सकते हैं जितना हम वर्क कर रहे हैं उतनी थर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि इंटरनल एनर्जी वही रहे। जितने मतलब आप समझ लो सैलरी मिल रही है उतना खर्चा कर ले रहे हैं, उतने पैसे निकाल ले रहे हैं जेब से घर वाले, तो बेटा अकाउंट बैलेंस बढ़ेगा ही नहीं। अरे आया समझ में नहीं आया? आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आइसोथर्मल में हम जब वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटीज वही हैं। एडियाबैटिक में वेलोसिटीज बढ़ जाएंगी और वॉल्यूम भी कम होगी। आइसोथर्मल में वॉल्यूम कम हो रही है, स्पीड वही है, जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे, ज्यादा कोलिजन हो जाएंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा। पर एडियाबैटिक में हीट बाहर निकलती ही नहीं है तो वेलोसिटीज भी बढ़ जाएंगी और वॉल्यूम भी कम। दो कारण से प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए एडियाबैटिक में प्रेशर राइज ज्यादा आता है। आप कह सकते हैं इलास्टिक ज्यादा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है तो बेटा स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा आएगी, है ना। और गामा टाइम्स आ गई और इसकी वैल्यू जो थी अप्रोक्सीमेटली मैच कर गई, जो कि हमने थ्योरेटिकली निकाली, वो मतलब जो एक्सपेरिमेंटल जो हम निकालते हैं उससे मैच कर गई। तो बेटा फिर लाप्लास साहब की जय हो गई एंड न्यूटन की झंड हो गई। तो बेटा क्या आ गई बेटा, अंडर रूट गामा पी बाय रो। अब पी को लिख दीजिए रो आर टी बाय एम, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। अरे इस तरीके की तो वेलोसिटीज पहले भी पढ़ रखी है। हाँ, आरएमएस, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल क्या क्या होती है, अंडर रूट 3 आर टी बाय एम, अंडर रूट 8 आर टी बाय पाई एम, अंडर रूट 2 आर टी बाय एम। अब एक और आ गया अंडर रूट गामा आर टी बाय एम, ये सबसे कम है। वहां पर हमने पढ़ा था राम, याद आया, रूट मीन स्क्वायर सबसे ज्यादा, एवरेज कम, मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम। एक अंडर रूट 3 और एक अंडर रूट 8 बाय पाई और एक अंडर रूट 2, है ना। अब ये आ गया अंडर रूट गामा, है ना। अब राम्स याद रख लो, है ना, ताकि मतलब सोचने की क्या जरूरत है बेटा, ये पता ही होना चाहिए बेटा। साउंड की वेलोसिटी जो होती है रूट मीन स्क्वायर सबसे ज्यादा, एवरेज कम, मोस्ट प्रोबेबल और कम, क्योंकि गामा जो होता है, गामा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 + 2 बाय एफ, है ना। तो ये तो 2 तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ईटा जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, एफ लिख दीजिए। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3, 5 और 6 होती है। मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 3, 5 और 6 होती है। तो बेटा अगर ये चीज बढ़ेगी, है ना, ये चीज अगर इससे ज्यादा है तो ये वैल्यू 1 से कम, मतलब ये वैल्यू 1 से कम होगी तो टोटल 2 से कम होगा। गामा की वैल्यू 2 से तो कम ही होती है और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2 आर टी बाय एम। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि ये रूट मीन स्क्वायर सबसे ज्यादा, एवरेज कम, मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम, और जो साउंड की वेलोसिटी है वो इन तीनों से भी कम, ठीक है। तो बेटा अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। अब बेटा मेरे को इस पर देखने हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे मिलेंगे, क्या देखने हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो फटाफट से ऐसे करते हैं एक एक करके, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं, 5-6 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। तो एक बार आप बस नोट कर लें जो जो मैंने बताया है। तो बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया आज, बेटा हमने स्पीड ऑफ साउंड वेव पढ़ ली। बेटा क्या आई, अंडर रूट गामा आर टी बाय एम, क्या निकल के आई, अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। साथ साथ बोलेंगे अंडर रूट गामा आर टी बाय एम, है ना। बेटा कैसे डिराइव करी थी बेटा, हमने क्या किया बेटा, एक छोटा सा एक लेयर ली थी एक्स पे, एक्स से एक्स प्लस डी एक्स वाली, जो फोर्स आया वो माइनस डी पी इंटू ए, उसको लिखा था रो ए डी एक्स। ए डी एक्स वॉल्यूम थी छोटी सी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू एक्सेलरेशन किया था। और फिर हमारे पास जो बन के आ गई थी इक्वेशन, हमने वहां पर P इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स यूज करके डेल टू एस बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डेल टू एस बाई डेल एक्स स्क्वायर से, दैट इज जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ साउंड वेव से कंपेयर करके हमने वेलोसिटी निकाली अंडर रूट बी बाय रो। क्या वेलोसिटी निकाली, अंडर रूट बी बाय रो। साउंड वेव की वेलोसिटी क्या आई, अंडर रूट बी बाय रो। आइसोथर्मल प्रोसेस माना था न्यूटन साहब ने और बोला कि अंडर रूट पी बाय रो आएगी, क्योंकि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है अंडर रूट पी बाय रो, है ना। लाप्लास ने बोला कि देखो वैसे तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो रहा है कि भाई जो न्यूटन ने किया है वो गलत है ना, और जो मैं बता रहा हूं वो कह रहा है कि भाई इतनी तेज कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन होते हैं कि आप मान सकते हैं कि जो साउंड है वो कोई, मतलब जो एयर है वो कोई हीट ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक तो वो बैड कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर नहीं है हीट की, और दूसरा इतनी जल्दी जल्दी में हीट ट्रांसफर हो भी नहीं सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको मानना चाहिए एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस होता है गामा पी। एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस होता है गामा पी, और मैंने आपको बताया एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ज्यादा क्यों होता है, इलास्टिसिटी एडियाबैटिक प्रोसेस में ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि आइसोथर्मल में वेलोसिटीज वही रहती हैं, वॉल्यूम कम होने के कारण प्रेशर बढ़ता है, जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहे हैं। लेकिन एडियाबैटिक में क्या होता है, जब गैस दबती है तो वहां पर क्या होता है, हीट भी बाहर नहीं गई, तो बेटा हीट भी बाहर नहीं गई तो होता क्या, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वहां पर क्या होता है, आप वेलोसिटीज जो है मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती हैं, वेलोसिटीज बढ़ जाती हैं
तो क्या होता है, उस कारण से भी प्रेशर बढ़ता है और साथ में वॉल्यूम कम हो गई इस वजह से भी प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। दैट इज वो अपनी अपनी पोजीशन रिस्टोर करना चाहता है ज्यादा जोर से, दैट इज ज्यादा इलास्टिसिटी। तो ज्यादा जल्दी से, मतलब जैसे ही कॉम्प्रेस हुआ वो जल्दी से एक्सपैंड हो जाएगा और आगे वाले को कॉम्प्रेस कर देगा, आगे वाले को कॉम्प्रेस कर देगा। जैसे ही दबा तो वहां पे प्रेशर ज्यादा राइज हो जाएगा, जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी। दैट इज स्पीड ऑफ साउंड वेव। अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस लूं तो ज्यादा आएगी, न्यूटन के अकॉर्डिंग लगभग 290 से 300 के बीच में आती है और रूम टेम्परेचर पे, और जो लाप्लास के अकॉर्डिंग बेटा लगभग एक्सपेरिमेंटली से मैच कर जाती है, 330 के अप्रॉक्स आ जाती है। ठीक है, तो ये बेटा था अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। अच्छा, गामा के लिए बेटा मैं आपको याद दिला देता हूं, वैसे तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में, एफ प्लस 2/f होता है गामा, है ना। और f की वैल्यू क्या होती है बेटा, मोनोएटॉमिक के लिए होती है 3, डायएटॉमिक के लिए होती है 5 और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए होती है 6। डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मतलब CO2 C2H2, इसके लिए 3 होती है, इसके लिए 5 और इसके लिए 6। याद कैसे रखेंगे, मोनोएटॉमिक में 3 कॉर्नर आ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। और डायएटॉमिक में D फॉर डायएटॉमिक, D फॉर डांस, 5 लेटर है इसलिए 5 है ना, याद रखने का तरीका। और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर है ना 6। बेटा मैंने कहा था कि मतलब बात तो गलत बोली थी, लेकिन याद रखने के लिए अच्छा था, क्योंकि जो सिक्सर्स होते हैं वो तो नॉन लीनियर होते हैं, हालांकि हर एक इंसान ही नॉन लीनियर, पर सिक्सर्स तो नॉन लीनियर होते हैं। तो पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 6, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 6 होता है। और अगर मिक्सचर हो तो बेटा गामा कैसे निकालते हैं, याद दिला देता हूं बेटा। तब गामा निकालने का तरीका क्या होता है, पहले हम निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर, N1F1 प्लस N2F2 अपॉन N1 प्लस N2 एंड सो ऑन, N1F1 प्लस N2F2 प्लस N3F3 एंड सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 टिल सो ऑन। बस ये आ गया। फिर गामा मिक्सचर कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा F मिक्सचर F प्लस 2/f। आई होप बेटा मैं आपको ये याद दिला पाया हूं, है ना बेटा। इस पे हमको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप बड़े आराम से, मेरे को लगता है, कर पाएंगे बेटा। इसके क्वेश्चन हमको KTG थर्मोडायनेमिक्स में तो मिलते ही थे, लेकिन यहाँ पर भी मिलेंगे, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं फिर बोल दे रहा हूँ बेटा, गामा होता है F प्लस 2/f। गामा क्या होता है, F प्लस 2/f। गामा क्या होता है, F प्लस 2/f। याद रख लीजिए अगर आप थर्मोडायनेमिक्स भूल चुके हैं तो, है ना। और F की वैल्यू क्या होती है, मोनोटॉमिक गैस जैसे आर्गन हीलियम के लिए बेटा होती है 3, और डायटॉमिक के लिए जैसे O2 N2, है ना, उसके लिए होती है बेटा 5। और पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए भी 5, जैसे C2H2 लीनियर, CO2 लीनियर के लिए क्या होती है 5, और नॉन लीनियर के लिए क्या होती है बेटा 6, जैसे NH3 के लिए 6, है ना, H2O के लिए 6। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए क्या होती है 6, ठीक है। तो बेटा वहां से आप गामा निकाल सकते हैं। अंडर रूट गामा आर टी बाय एम होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। पर अगर मिक्सचर ऑफ गैस होगा तो बेटा आपको गामा कैसे निकालना होगा, गामा निकालने का तरीका हो जाएगा N1F1 प्लस N2F2 टिल NN, मतलब एंड सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज करो एयर है, सपोज करो एयर है ना। एयर में मतलब लगभग आप मान लो 20% जो है वो ऑक्सीजन है और 80% नाइट्रोजन है अप्रोक्सीमेटली। तो 20% मैं मान ले रहा हूं, है ना, मैं जानता हूं कि एग्जैक्ट डेटा नहीं है, पर अगर मान लो 20% ऑक्सीजन है और 80% नाइट्रोजन है, तो अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालना है मिक्सचर का तो कैसे निकालेंगे, सॉरी N2 लिखना था, तो बेटा कैसे निकालेंगे, जरा जल्दी बताएंगे कैसे निकालेंगे बेटा। फिर हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, तो हम मॉलिक्यूलर वेट ऐसे निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट होता है 1 मोल का वेट, 100 में 20 ये 80 ये, तो 1 में 0.2 ये और 0.8 ये, तो 1 मोल का मास मतलब 0.2 मोल ऑक्सीजन और 0.8 मोल नाइट्रोजन का मास। 1 मोल ऑक्सीजन का मास होता है 32, तो 0.2 मोल का हो जाएगा इंटू 0.2, 32 इंटू 0.2। 1 मोल का मास होता है नाइट्रोजन का 28, तो 0.8 का मोल का मास हो जाएगा 0.8 इंटू 28, और ये अप्रोक्सीमेटली निकल के आ जाता है 29 ग्राम पर मोल। तो बेटा ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया 29 ग्राम पर मोल, है ना। मतलब एयर का अप्रोक्सीमेटली मॉलिक्यूलर वेट होता है 29। कितना होता है प्यारे बच्चों, 29। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। देखिए बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए कैसे किया। 1 मोल में 0.2 मोल ऑक्सीजन होगी, 100 में 20 है तो 1 में कितनी होगी 0.2, 1 में नाइट्रोजन कितनी होगी 0.8, ठीक है। 100 में 20 तो 1 में 0.2 यार, है ना। अब 1 मोल का मास होता है मॉलिक्यूलर मास, तो 1 मोल में 0.2 मोल ये और 0.8 मोल ये है।
1 मोल का मास 32 तो 0.2 मोल का 0.2 इंटू 32, 1 मोल का मास 28 तो 0.8 का 0.8 मोल का 0.8 इंटू 28। बस ये टोटल कर लीजिए, यहां से आ जाएगा 29। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया, बहुत ही सिंपल बात थी, है ना, काफी आसान सी चीज थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो ऐसा करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये जितना भी मैंने बताया बेटा ये आपको याद रहना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर के लिए कैसे निकालेंगे, अगर दो ही गैसेज हैं N1F1 प्लस N2F2 अपॉन N1 प्लस N2, अगर तीन है N1F1 प्लस N2F2 प्लस N3F3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, अगर N1 N2 N3 मोल्स है और उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर F1 F2 F3 है तो। और गामा क्या होता है F प्लस 2/F। F मिक्सचर आ गया तो F मिक्सचर प्लस 2/F मिक्सचर से गामा मिक्सचर आ जाएगा। गामा मिक्सचर आ गया तो अंडर रूट गामा RT बाई M में आप पुट करके आप वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव निकाल सकते हैं। बस इतनी सी चीज थी। ऐसा करते हैं, आप कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, हमको कभी कभी ना बेटा स्पीड ऑफ साउंड पे क्वेश्चन पता है कैसे कहेंगे, जैसे कह देंगे ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो बेटा स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट बेटा ड्राई एयर का क्या आता है 29। ह्यूमिडिटी ज्यादा मतलब बारिश वाले दिन क्या होगा बेटा, जो बारिश वाले दिन क्या होगा प्यारे बच्चों, मतलब एयर में वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, वाटर वेपर्स ज्यादा होंगे। और वाटर का बेटा मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बेटा 18, तो बेटा 29 में कुछ 18 वाली चीज ऐड होगी तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा, एक मोल का जो मास हो जाएगा वो कुछ कम हो जाएगा। और बेटा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो होती है अंडर रूट गामा RT बाई M। तो बेटा अगर मॉलिक्यूलर मास कम हो गया तो बेटा क्या होगा, स्पीड जो होगी, रफ्तार जो होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगली चीज, दूसरी चीज होती है बेटा टेम्परेचर के साथ क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगी। अब बेटा कभी कभी ना लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को PV बाय NR लिख के दे देते हैं, तो लोगों को लगता है प्रेशर के साथ क्या फर्क पड़ेगा। बेटा अगर टेम्परेचर वही तो PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर वही है तो PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, प्रेशर के साथ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इफ टेम्परेचर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट, है ना। अच्छा, ह्यूमिडिटी के साथ बता दी क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी। हालांकि कभी कभी क्वेश्चन पता कैसे आएंगे, टेम्परेचर को बहुत थोड़ा सा बढ़ा के पूछेंगे कि अगर टेम्परेचर को बहुत छोटा सा बढ़ा दिए तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा आपको लॉग डिफरेंशियल कर लेना होगा। ये अंडर रूट गामा R/M ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, K रूट T, V क्या है K रूट T, जो आप पहले भी कर चुके होंगे लॉग डिफरेंशियल लेके। तो ln V क्या निकल के आ जाएगा, ln K प्लस ln रूट T, ln, चलिए लॉग लिख दी कोई दिक्कत की बात नहीं, T की पावर 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 लॉग T हो जाएगा। D ले लीजिए, dV बाई V इज इक्वल टू हाफ ऑफ dt बाई T। ठीक है। अब स्पीड ऑफ साउंड आपको मालूम है, चेंज इन टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया जाएगा, जैसे 1 केल्विन हो, मतलब जैसे मान लो टेम्परेचर 300 हो और उसमें 1 केल्विन का चेंज कर दें, या 400 हो और 1 केल्विन का चेंज कर दो, dt बाई T, है ना। तो इस तरीके से आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं ये यूज करके। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, जो मैंने जितना आपको थ्योरी बताई इसके बाहर जाके क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटेंसिटी से। तो इंटेंसिटी बेटा, इंटेंसिटी क्या चीज होती है, इंटेंसिटी मींस पावर पर यूनिट एरिया। 1 सेकंड में 1 एरिया में कितनी एनर्जी फॉल कर रही, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी। या मैं कह सकता हूं कि अगर मान लो कि इस कोई क्रॉस सेक्शन में एरिया ले लो, 1 एरिया से 1 सेकंड से कितनी एनर्जी निकल जा रही है, और वो एरिया होता है परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन। मतलब अगर वेव्स इधर को जा रही है ना, मतलब अगर वेव्स इधर को जा रही हैं तो उससे परपेंडिकुलर जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों, मतलब वाला एरिया हमको कौन सा चूज करना होता है, विच इज परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ वेव, विच इज परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। तो इंटेंसिटी होती है 1 सेकंड में 1 एरिया में कितनी एनर्जी फॉल कर रही है ना। तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी सरफेस पे क्या फॉल कर रही है। और किसी अगर मान लो कि इस जगह पे मान लो साउंड की इंटेंसिटी क्या है, मान लो मैं बोल रहा हूं इधर को जा रही, तो यहाँ पे छोटा सा एरिया DA ले लो, है ना। उससे अगर DE एनर्जी निकल रही है 1 सेकंड में, है ना, तो DA एरिया से DE, है ना, तो वन एरिया से कितनी एनर्जी निकलेगी, DE बाई DA। तो बेटा उसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी क्या होती है प्यारे बच्चों, पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं 1 एरिया में, पावर का मतलब क्या, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी आ रही है, पर यूनिट एरिया मतलब 1 एरिया में 1 सेकंड में कितनी एनर्जी आ रही है। ठीक है। तो बेटा 1 सेकंड में 1 एरिया में जो एनर्जी आ रही है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी, है ना। तो इंटेंसिटी मैंने आपको वर्ड क्लियर किया। इंटेंसिटी बेटा पावर में पहले भी पढ़ा चुका था आपको, है ना, वेव्स ऑन स्ट्रिंग में, है ना, वेव्स ऑन स्ट्रिंग में मैं पावर आपको बता चुका था। हालांकि आपको लग रहा होगा यहाँ पर वो कैसे यूज कर सकते हैं, वहां तो स्ट्रिंग की बात थी, यहाँ साउंड वेव्स की बात है। बस मतलब बाई चांस ऐसा होता है कि एक्सप्रेशन जो मिलता है हमको बेटा सेम मिल जाता है। ठीक है। तो आप अगर मान ले कि जो पावर वहां पर हमारे पास निकल के आई थी वो आया था हमारे पास एक्सप्रेशन में, अगर आपको याद दिलाऊं, 2 पाई स्क्वायर A स्क्वायर न्यू स्क्वायर
म्यू वी, ये आया था बेटा पावर। और पावर पर यूनिट एरिया, मान लो ये जो एरिया है ये स्मॉल ए ले लो, तो पावर पर यूनिट एरिया ये हो जाएगी इंटेंसिटी, है ना, जो कि क्या निकल के आ रही है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर विच इज फ्रीक्वेंसी, म्यू म्यू है बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ, वन लेंथ का मास। ठीक है, अब बेटा सोचो अगर मेरे को वन लेंथ के मास की बात करनी है, ये मान लो ये वन लेंथ है ना, तो वन लेंथ के अगर मास की बात करनी है, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। वन लेंथ का मास, वन लेंथ की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ए इंटू वन हो जाएगी वॉल्यूम। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू जो हो जाएगी, म्यू को मेरे को लिख देना चाहिए, पहले मैं एक बार इसको कंप्लीट कर दूं। म्यू को मेरे को लिखना चाहिए एरिया इंटू वन, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगी वॉल्यूम, ये हो गई वन लेंथ की वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आ जाएगा मास, ये आ गया मास ऑफ वन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। अब बेटा आप इसको रो ए पुट कर सकते हैं, म्यू को रो ए, रो ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, है ना, तो यहां से बेटा इंटेंसिटी क्या निकल के आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो वी, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो वी। तो एक में म्यू आता है, एक में रो आता है ना। याद रखने के लिए जो आई आई करेंगे, मैं करेंगे, है ना, वो तो रोते ही रहेंगे, वो तो रोते ही रहेंगे, है ना। और जो पावर पावर पी पी पावर, है ना, पावर पी फॉर पुसीकैट, पुसीकैट मियाऊ, है ना, तो पावर में म्यू आता है, आई में रो आता है, आई आई जो करेंगे, मैं करेंगे, वो तो रोते रहेंगे, है ना। याद रखने के लिए सिंपल है ना। तो बेटा अगर मेरे को इसको डिराइव करना हो प्रॉपर्ली साउंड वेव्स के मेथड से, अगर मेरे को डिराइव करना हो, मेरे को पिछला अगर यूज ना करना हो, वैसे तो मैं जानता हूं कि बेटा एक्सप्रेशन होता है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो वी, जो कि आपको याद रखना है। क्या होता है बेटा एक्सप्रेशन 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो वी। आई होप मैंने आपको याद करा दिए, बिल्कुल सही, शानदार, ये याद हो चुका है। ठीक है, अब बेटा ऐसा करते हैं, इसको एक बार साउंड वेव्स बिल्कुल प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से डिराइव कर लेते हैं। बेटा कैसे निकालेंगे अब ये पावर, बेटा पावर होती है एफ डॉट वी, वहां पर भी ऐसे डिराइव किया था, यहां पर भी वही तरीका एफ डॉट वी, वहां पर दो तरीके से किया था, यहां पर एक ही तरीका एफ डॉट वी। अब बेटा फोर्स, फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, चेंज इन प्रेशर, क्योंकि बेटा देखो यहां पर अगर जो सोर्स है जिसने बेसिकली वाइब्रेट किया है ना, जो एक्सेस प्रेशर आएगा बेटा वही तो उसने फोर्स लगाया, है ना। या आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लो यहां पे सोर्स है ना, और यहां तक अभी वेव पहुंची, तो इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इधर भी है, तो इधर जो Pa प्लस पी है, याद आया ना, टोटल प्रेशर जो होता है, टोटल प्रेशर जो होता है वो P नहीं होता है, वो Pa प्लस पी होता है, P तो चेंज इन प्रेशर होता है। जब मैंने बेटा इक्वेशन ऑफ वेव डिराइव करी थी, तब भी मैंने आपको बोला था प्रेशर वेव का मतलब है ये चेंज इन प्रेशर है। तो जो एक्स्ट्रा फोर्स आया, फोर्स इनटू ए, बेटा ये फोर्स एफ डॉट, ये वेलोसिटी किसकी होगी, यहां पर जो लेयर की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कहना चाहिए मेरे को, पी ए वी पी। ठीक है, अब बेटा P अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो बेटा P क्या होता है, P होता है माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स। ठीक है, P होता है माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स, है ना। यहां से मेरे पास प्रेशर वेव की इक्वेशन इसी तरीके से बेटा हम डिराइव करते थे डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन से, P इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स, P इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स, यही इसी की माला जप के हम डिराइव करते थे, है ना। तो बेटा क्या बन जाएगा, P इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स। ठीक है, P इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स, एक चीज। और अब ये एरिया है ना, एरिया और पावर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी, इंटेंसिटी डायरेक्टली लिख देते हैं इंटेंसिटी, है ना। तो P इक्वल टू माइनस बी, अच्छा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है, Vp इक्वल टू माइनस वी डेल एस बाई डेल एक्स। वी, या तो आप Vp को डेल एस बाई डेल टी कह लीजिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को। अब सोच लीजिए कि अगर मैंने जैसे वेव ली इधर जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो S इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सपोज कर लीजिए ये है वेव इक्वेशन। ठीक है, अब इंटेंसिटी का रिलेशन क्या आ जाएगा बेटा, डेल एस बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, साइन का बन जाएगा कॉस, और फिर माइनस के एक बाहर आएगा, माइनस एक पहले भी था तो प्लस हो जाएगा, और डेल एस बाय डेल टी में क्या बाहर आएगा, ओमेगा बाहर आएगा। तो एक ओमेगा भी आ गया, एक के भी आ गया, और कॉस स्क्वायर भी आ गया, सॉरी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये आ गया बेटा इंटेंसिटी, ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी।
अब बेटा मेरे को अगर एवरेज इंटेंसिटी निकालनी है, जैसे कि मैंने वहां पर एवरेज पावर निकाली थी, वैसे अगर एवरेज इंटेंसिटी निकालनी तो कैसे निकालेंगे बेटा? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों का सम जो होता है मिलके 1 होता है, और जो दोनों की वैल्यूज आती है वो सेम आती है पर अलग अलग एंगल्स पे। जो इस एक की 30 पे आती दूसरे की 60 पे आती, जो एक की 20 पे आती दूसरे की 70 पे आती। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो एवरेज जो साइन स्क्वायर की आएगी वही कॉस स्क्वायर की आएगी, और सम होता है 1। तो एक कॉस स्क्वायर की एवरेज क्या हो जाएगी बेटा? हाफ। साइन स्क्वायर की क्या होगी? हाफ, तभी सम रहेगा 1। बेटा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का बेटा एवरेज तो सेम आनी चाहिए और दोनों का सम 1 होना चाहिए, तो बेटा एवरेज वैल्यू क्या आएगी? कॉस स्क्वायर की हाफ। तो बेटा अंडर रूट बी बाय रो होती है वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। तो बीटा क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, रो वी स्क्वायर। क्या आ जाएगा? रो वी स्क्वायर। तो बी को रो वी स्क्वायर लिख दीजिए, है ना। और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। ये क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय लैम्डा, ठीक है। ए स्क्वायर, बीटा हो गया रो वी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या होती है? हाफ। एवरेज इंटेंसिटी आप बहुत ध्यान से देखिए, वही फंक्शन मिल गया 2 पाई स्क्वायर। क्या मिलके आ गया एवरेज इंटेंसिटी? ध्यान से देखिए 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी को हम वहां पे न्यू बोलते थे तो यहां पे भी न्यू ही बोल देंगे। v बाय लेमडा को f कह लीजिए, तो f स्क्वायर बन जाएगा, एक भी रहने दीजिए, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो वी। अरे वाह, वही सेम। अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं बेटा, डेरिवेशन के कोई पैसे नहीं है, बस आपको जस्ट अगर ये फॉर्मूला मालूम है तो काम चल जाएगा। 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो वी। पावर बेटा, पावर जो सोर्स की पावर है, वो सोर्स ने जो फोर्स लगाया वो लेंगे ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया बेटा वो सोर्स के कारण है ना। तो बेटा उसके कारण फोर्स है एफ डॉट वी से हमने निकाली पावर, है ना। P होता है माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स, P इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स। अगर बेटा कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मेरा पहला लेक्चर देख लीजिए, आपको बहुत कायदे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। P इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है डेल एस बाय डेल टी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है? डेल एस बाय डेल टी। तो P इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स इंटू डेल एस बाय डेल टी। यहां से आ गई मेरे पास पावर, पुट करके मैं बहुत आराम से सॉल्व कर सकता हूं। तो बेटा ये क्या निकल के आ गया बेटा? एवरेज इंटेंसिटी आ गई 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो वी। जो आई करेंगे, मैं करेंगे, वो तो रोते रहेंगे, है ना। और जो पी पावर पी पूसी कैट, पी फॉर पूसी कैट म्याऊ। तो पावर के एक्सप्रेशन में म्यू आता है, आई के एक्सप्रेशन में रो आता है। पावर के एक्सप्रेशन में म्यू आता है, आई के एक्सप्रेशन में रो आता है। बोलो आया। तो बच्चों ये था बेटा मतलब इंटेंसिटी का डेरिवेशन। एवरेज इंटेंसिटी पे क्वेश्चंस मिलेंगे। 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो वी। इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी क्या होती है प्यारे बच्चों? पावर पर यूनिट एरिया, है ना। आइए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इस पे छोटे छोटे से बेटा एक बारी क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक बारी फटाफट से आप क्या करेंगे? एक्सप्रेशन को नोट कर लेंगे जो मैंने डेराइव किया है, फटाफट से नोट कर लें। चलिए आइए रब करते हैं। क्वेश्चन से पहले ऐसा करते हैं, एक छोटी सी चीज आपको और बताना चाहता हूं, आइए बता देता हूं। अभी बेटा एक टर्म होती है वेव फ्रंट। क्या टर्म होती है बेटा? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट बेटा पता है क्या होता है? सादी भाषा में कहूं ना तो जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, जैसी आवाज यहां पे आएगी वैसी आवाज कहां कहां पे, उतनी दूरी पे जो जो पॉइंट्स होंगे सब पे बिल्कुल वैसी आवाज आएगी एक पर्टिकुलर टाइम पे। मतलब एक पूरा स्फीयर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर ये क्रेस्ट चला, इधर भी क्रेस्ट चला, तो सारे के सारे डिस्टरबेंस बेटा बिल्कुल इकट्ठे ही पहुंचेंगे इस पूरे सरफेस पे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? यहां पर अगर एक सोर्स है, क्रेस्ट चला हर तरफ को, है ना, कॉम्प्रेशन चला मान लो हर तरफ को, तो वो कॉम्प्रेशन, वो एक पर्टिकुलर कॉम्प्रेशन जब यहां पहुंचेगा तो वही यहां पर पहुंचेगा, वही यहां पर पहुंचेगा। सेम डिस्टरबेंस हो रही है, सेम तरीके की आवाज होगी, सेम प्रेशर वेरिएशन होगा, है ना। तो बेटा बस मैं आपको ये कह रहा हूं, तो लोकस ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इज इन सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। तो लोकस of the points which are vibrating in same phase, locus of all the points which are vibrating in same phase is wavefront। तो wavefront एक सरफेस है, wavefront एक सरफेस है ना, wavefront एक सरफेस है, locus of all the points which are vibrating in same phase। और बेटा जो वेव्स किधर को प्रोपोगेट करेंगी? इधर को भी करेंगी, 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 इधर को भी करेंगी। और जो सरफेस है वो कैसा है? स्फेरिकल।
है ना। टेंजेंट जो होगी बेटा ये मतलब रेडियस के अलोंग वेव्स जा रही है ना, और सरफेस तो ये है टेंजेंट के अलोंग। तो बेसिकली जो वेव फ्रंट होगा वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर होगा। जो वेव फ्रंट होगा वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर होगा। दैट इज वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, या रेज के परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट जो होता है प्यारे बच्चों वो रेज के परपेंडिकुलर होता है। वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू रेज, वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू रेज। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल बात थी, है ना। तो वेव फ्रंट क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल दी पॉइंट्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो बेटा अच्छा क्या खाली यही एक वेव फ्रंट है क्या? ये एक वेव फ्रंट नहीं, यहां पर सेम टाइप की आवाज नहीं आ रही होगी क्या? यहां सेम टाइप की नहीं हो रही होगी? बिल्कुल आ रही होगी। तो क्या एक वेव फ्रंट होगा या कितने हो सकते हैं? अनगिनत। जो सेम वाइब्रेशन यहां पे वो यहां पर भी, जो यहां पे वो यहां पर भी है, मतलब सेम डिस्टेंस पे। मतलब अगर पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट कैसे होंगे तो हम क्या बोलेंगे, स्फीयर या कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। एंड सेंटर्स ऑफ ऑल दी स्फीयर्स इज दी सोर्स। तो पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसे हो जाएंगे, स्फेरिकल। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स क्या हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, है ना। और बेटा इंटेंसिटी अगर बोलूं बेटा, अगर इसकी अगर पावर पी है सोर्स की, तो अगर आर रेडियस पे अगर मान लो कि मैं एक सरफेस एज्यूम कर लूं, ध्यान से सोचिएगा बेटा मेरी बात, ठीक है। यहां पर बेटा अगर मैं एक सोर्स मतलब यहां पर अगर मैं एक सरफेस ले लूं आर रेडियस का, तो बेटा पी एनर्जी बेसिकली बेटा 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में आ रही है। तो 1 एरिया में 1 सेकंड में कितनी एनर्जी आ रही है, पी बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी है। नहीं आया समझ में बेटा? प्लीज मेरी बात सुनिए ध्यान से। पी एनर्जी 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में आ रही है ना। पी एनर्जी 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में आ रही है 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में 1 एरिया में कितनी आ रही है, पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा 1 सेकंड में 1 एरिया में जो एनर्जी आ रही है दैट इज नोन एज इंटेंसिटी। 1 एरिया में 1 सेकंड में जो एनर्जी आती है दैट इज नोन एज इंटेंसिटी, है ना। तो 1 सेकंड में 1 एरिया में जो एनर्जी आती है दैट इज नोन एज इंटेंसिटी। बेटा पी एनर्जी आ रही है 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में 1 सेकंड में। तो 1 एरिया में 1 सेकंड में क्या रही है, ये वो इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी होती है बेटा 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो वी। आप देखिए ध्यान से, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी वेव के ट्रैवल होने के साथ साथ? नहीं। क्या डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंज होगी, यहां पे अलग होगी यहां पे अलग होगी? नहीं भैया। डेंसिटी ऑफ एयर, अगर एयर में वेव चल रही है तो वो वही की वही होगी। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या वो चेंज हो जाएगी? बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव भले सोर्स से जितनी मर्जी दूर चले जाओ वो तो वही की वही रहेगी, है ना। तो ये जो न्यू स्क्वायर रो वी है ये कांस्टेंट, 2 पाई स्क्वायर कांस्टेंट। जो काम में आने वाली चीज है ना, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। जब मैं इंटेंसिटी बोलूंगा तो एवरेज इंटेंसिटी, ठीक है। तो बेटा मैं आपको ये कह सकता हूं इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो यहां से क्या आगे, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, ए प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। बिल्कुल सिंपल था बेटा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल बात है, ठीक है बच्चों। तो बेटा एक बार ऐसा करता हूं, फिर से बता देता हूं ताकि अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गई तो अच्छे से वो क्लियर हो जाए। 1 सेकंड रुकेंगे, मैं आपको ये दोबारा क्लियर करता हूं। तो बेटा ऐसा करते हैं, एक बार फिर से सुन लेते हैं बेटा। बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि अगर यहां पे एक सोर्स है, ठीक है, इससे हर तरफ को एनर्जी जाएगी, हर तरफ को एनर्जी जाएगी, ठीक है। हर तरफ को जाएगी। तो पावर पर यूनिट एरिया बेटा आर रेडियस पे है मान लो ये, तो बेटा 1 सेकंड में मतलब जो एनर्जी इस पे फॉल करेगी वो पी है, पावर ऑफ सोर्स, है ना। 4 पाई आर स्क्वायर में पी एनर्जी फॉल करी तो 1 एरिया में 1 सेकंड में क्या आएगी बेटा, पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गई इंटेंसिटी। एंड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। क्यों बेटा, वैसे तो आप कहेंगे 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो वी, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, पर बेटा जो चीज वेरी होने वाली है ना वो एम्पलीट्यूड ही हो सकता है ना। क्योंकि बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज नहीं होगी, डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव चेंज नहीं होती। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो भी बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो बेटा जो चीज डिस्टेंस के साथ चेंज हो सकती है दैट इज एम्पलीट्यूड। तो बेटा कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज ए इंटू आर इज कॉन्स्टेंट।
तो आपको कभी कभी आ जाएगा इस डिस्टेंस पे ये एम्पलीट्यूड है तो इस डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड क्या होगा। या मान लो जो हम अभी तक इक्वेशन लिखते थे डिस्प्लेसमेंट वेव की या प्रेशर वेव की, सपोज करो डिस्प्लेसमेंट वेव जो हम लिखते थे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें क्या होता है बेटा एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, ए बाय आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, तो वो जो हम इक्वेशन पढ़ते थे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वो क्या था। अब मन में ये सवाल आ रहा है, वो भी मैं आंसर करता हूं कि वो क्या था। वो जो हम आज तक इक्वेशन हम लगातार बोलते हैं पहले लेक्चर में दूसरे लेक्चर में, वो एम्पलीट्यूड ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तो कांस्टेंट था। तो वो क्या चीज थी उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं, 2 मिनट रुकते हैं, ठीक है। आइए देखिए अगला, अगर मान लो लाइन सोर्स हो तो इंटेंसिटी कैसे लिखेंगे। पॉइंट सोर्स हो तो इंटेंसिटी आएगी पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में पी एनर्जी फॉल कर रही है 1 सेकंड में, तो 1 एरिया में 1 सेकंड में क्या आएगी, पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आएगी प्यारे बच्चों, पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये लाइन सोर्स है प्यारे बच्चों, क्या है, लाइन सोर्स, जिसकी पावर पर यूनिट लेंथ मान लो पी है, पावर पर यूनिट लेंथ पी है ना। तो बेटा पावर पर यूनिट लेंथ पी है ना। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं 1 लेंथ से जो एनर्जी निकलती है वो पी निकलती है। अब बेटा देखो अगर ये इनफाइनाइट लाइन सोर्स है, कैसा सोर्स है, इनफाइनाइट लाइन सोर्स ऑफ साउंड वेव, तो बेटा जैसा यहां पे आवाज आएगी वैसे यहां पे, आप सोचिए ट्यूबलाइट है इनफाइनाइट, तो जैसा यहां उजाला आएगा वैसे यहां आएगा, वैसे यहां आएगा, वैसे यहां आएगा। इनफैक्ट एक सिलेंडर में बिल्कुल वैसा ही उजाला आएगा। आप समझ पा रहे हैं, तो यही है वेव फ्रंट। और ऐसी शेप क्यों आती है इसको बहुत डिटेल में हम 12th में भी पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी विजुअलाइज कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए। हल्का सा बताऊं तो बेटा ये बहुत सारे पॉइंट सोर्स ही तो है। अब देखो इसके कारण मान लो, अब जैसे हमने बताया पॉइंट सोर्स से हर तरफ को हो जाती है ना, एनर्जी हर तरफ हो जाती, तो इससे भी तो हर तरफ को जाएगी, बिल्कुल सही बात है। मान लो कभी एनर्जी इस सरफेस पे आ गई, तो जो इसके कारण एनर्जी जैसे यहां पे आ रही हो डिस्टर्बेंस, वैसा ही इसके कारण डिस्टर्बेंस यहां पे भी आ रहा हो, वैसा ही इसके कारण डिस्टर्बेंस यहां पे भी आ रहा हो। पर क्या यहां पे डिस्टर्बेंस खाली इसके कारण आ रहा हो या और किसी के कारण भी, और किसी के कारण भी। उसी टाइम पे यहां से जो निकलेगी एनर्जी वो भी तो इस सरफेस पे पहुंच जाएगी, तो इसके कारण डिस्टर्बेंस भी आ रहा हो यहां पे, तो यहां पर कुछ इंटरफेरेंस हो रहा होगा। आप समझ पा रहे मेरी बात। पर यहां पर खाली और खाली इसके कारण आ रहा होगा। सिमिलरली इस सरफेस पे यहां इस पॉइंट पे खाली और खाली इस सोर्स के कारण आ रहा होगा। आप कोशिश करिए मेरी बात समझने की, मैं एक बार और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा देखो ये एक लाइन सोर्स है, इसमें बहुत सारे सोर्सेस हैं। सबसे मान लो कुछ टी टाइम बाद इतने डिस्टेंस पे एनर्जी पहुंच गई, ठीक है। तो ऐसा बेटा एक सोर्स को ऐसे इनफाइनाइट सोर्स होंगे, इनफाइनाइट सोर्स है, एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स है। पर बेटा देखो यहां पर जो एनर्जी आएगी, जैसे यहां पर लड़ गए, मेरे को बनाने इनफाइनाइट चाहिए थे, आप समझने की कोशिश करिए। इस जगह पे जो बेटा डिस्टर्बेंस आ रहा है वो खाली इसके कारण पहुंच पाया, इसके कारण उसी टाइम पे यहां तक पहुंच पाएगा, है ना। और यहां तो उनका इंटरफेरेंस हो रहा है। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, ये एक पर्टिकुलर सिलेंडर बन जाएगा जिसपे बिल्कुल एक टाइप का वाइब्रेशन आ रहा होगा। आप कोशिश करिए मेरी बात समझने की, नहीं तो अभी सिंपल बात दिमाग में एक डालिए, इसको मैं 12th में जब आप पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा, है ना। अभी बस एक बात दिमाग में डाल लीजिए कि अगर लाइन सोर्स है, अगर लाइन सोर्स है तो कैसा, कहां पर एक ही टाइप का उजाला होगा बेटा, एक सिलेंडर पे। कहां पे, सिलेंडर पे, है ना। और इससे जो रेज होंगी बेटा वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर रेज कैसी बनेगी, ऐसे परपेंडिकुलर रेज जो होती है बेटा वो वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर होती है, रेज ऐसी होगी। और मतलब अगर कुछ ऐसा व्यू दिखाऊं तो इस तरीके से आप समझ पाए, हर तरफ को होंगी। ऐसा नहीं कि लाइन सोर्स से खाली इधर और इधर, हर तरफ जा रही हूं, हर तरफ एनर्जी का फ्लो हो रहा हो, हर तरफ एनर्जी का फ्लो हो रहा हो। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों की लाइन सोर्स है तो बेटा जो वेव फ्रंट होंगे वो कैसे होंगे, सिलेंड्रिकल, है ना। क्या मतलब एक ही सिलेंडर होगा या बहुत सारे हो सकते हैं। जैसा उजाला यहां पे आएगा वैसे ही उजाला, अगर एक यहां पे एक उजाला आ रहा है तो वैसा उजाला हर जगह यहां पे आएगा, इस पूरे सरफेस पे बिल्कुल सेम टाइप का उजाला हो। तो कोएक्सियल सिलेंडर बेटा, अगर लाइन सोर्स होगा
तो वेव फ्रंट कैसे होंगे? कोएक्सियल सिलेंडर्स। लाइन सोर्स होगा तो बेटा वेव फ्रंट्स कैसे होंगे? कोएक्सियल सिलेंडर्स। ठीक है। अब अगर कोएक्सियल सिलेंडर तो पावर पर यूनिट लेंथ अगर P है, अब ध्यान से सुनते हैं, मैंने L लेंथ का एक सिलेंडर एज्यूम कर रहा हूं, इसको रब करते हैं, एक फिगर और बनाते हैं। ये एक लाइन सोर्स है, यहां R रेडियस का एक सिलेंडर ले लिया मैंने। अब बेटा ये L लेंथ का है, तो इससे जो पावर निकलेगी वो P इंटू L निकलेगी। अब वो कितने एरिया में पहुंच रही है? R रेडियस का 2 पाई RL एरिया में। तो 2 पाई RL एरिया में, 2 पाई RL एरिया में PL एनर्जी आ रही है। तो 1 एरिया में 1 सेकंड में क्या आ रही? PL अपॉन 2 पाई RL नहीं है। PL टोटल एनर्जी निकली और कितने एरिया में फैल गई? 2 पाई RL एरिया में। कितने एरिया में फैल गई? 2 पाई RL एरिया में। तो ये एनर्जी इंसिडेंट है बेटा। एक 1 लेंथ से जो एनर्जी निकल रही है 1 सेकंड में वो P है, तो L लेंथ से PL निकलेगी। ठीक है। L लेंथ से कितनी निकलेगी? PL। बेटा 1 लेंथ से P एनर्जी निकल रही है 1 सेकंड में, तो L लेंथ से PL वो 2 पाई RL कर्व्ड सरफेस एरिया पे फॉल कर रही है या पास कर रही है, उससे आप कह सकते हैं। ठीक है। तो बेटा अगर 2 पाई RL एरिया पे इतनी फॉल कर रही है तो 1 एरिया में कितनी आ रही? इतनी। तो ये हो गई इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या आ गई बेटा? PL अपॉन 2 पाई RL। L कट गया, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो बेटा लाइन सोर्स हो तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड विच इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया? A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट R या A इंटू रूट R इज कॉन्स्टेंट। और यहां पर मेरे को इक्वेशन कैसी मिलेगी बेटा? अगर मैं बोलूं तो इक्वेशन यहां पर इस तरीके की मिलेगी, S इक्वल टू A बाय रूट R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट R है, A बाय रूट R साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस तरीके की इक्वेशन। मतलब जो एम्पलीट्यूड होगा वो कांस्टेंट ना रह के A बाय रूट R। क्यों? क्योंकि बेटा एम्पलीट्यूड बताता है एनर्जी के बारे में। पहले जो एनर्जी यहां पे थी इतने एरिया में थी, वो इतने एरिया में फैल जाएगी, बाद में और बड़े एरिया में फैल जाएगी। आप कोशिश करिए बेटा मेरी बात समझने की। अगर ये लाइन सोर्स है जो पहले इतने एरिया में थी वो इतने एरिया में फैल जाएगी, वो और बड़े एरिया में फैल जाएगी। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? तो इंटेंसिटी तो बेटा कम होनी है, और जो वो मेरे को बताएगा कौन? एम्पलीट्यूड। तो अगर लाइन सोर्स होगा तो एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट R। इसमें बहुत ही सिंपल वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं जो आप बहुत आराम से कर पाएंगे। चलिए बढ़ा जाए आगे। अब बेटा अगर मान लो सिलेंडर हो या स्फीयर हो, वेवफ्रंट की शेप भले सिलेंड्रिकल हो, बेटा वेवफ्रंट क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस, जिसपे सेम वाइब्रेशन हो रहा हो, उस सरफेस का नाम होता है वेवफ्रंट। ठीक है। अब बेटा सोचो सिलेंडर हो या स्फेरिकल हो, इनफाइनाइट रेडियस का हो तो क्या बन जाएगा? प्लेन। अर्थ हमको कैसी दिखाई देती है? स्फेरिकल या प्लेन? प्लेन। काफी जमानों तक लोग यही कहते थे प्लेन है ना। इनफैक्ट गोल मतलब समझते ही नहीं थे। आपने अगर मूवी देखी हो मोहिंजोदारो, उसमें बोलता था कि ये मतलब कौन से देश के हैं, याद है ना आपको? उसमें मूवी में बोलता है वो जो उसके साथ एक मोटा सा दोस्त होता है ऋतिक रोशन के साथ, तो बोलते हैं कौन से देश से हैं, तो वो बताता है कि यार ये बड़े दूर देश से आए हैं। और वो पूछता है कितना टाइम लगता है वहां से आने में, तो कहते हैं 16 सूरज लगते हैं, मतलब 16 दिन। तो कहते हैं कि फिर दरिया के मतलब धरती के अंत पे वो जहाज गिर नहीं जाते 16 सूरज के बाद, कि वो उनको लगता है ये फ्लैट है और कहीं गिर जाने चाहिए। तो पहले तो दुनिया यही मानती ना फ्लैट है, क्योंकि दिखता फ्लैट ही हमको है। क्या स्फीयर है? क्या स्फीयर? तो लोगों ने फोटो भी खींच के दिखा दी भाई। अब तो मतलब हम काफी मतलब साइंटिफिक जमाना तो बहुत आगे निकल चुके हैं। तो बेटा हमको पता है कि अर्थ इज अ स्फीयर, लेकिन दिखता क्या है? प्लेन। तो बेटा मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि अगर प्लेन वेव फ्रंट हो, है ना, ये इस तरीके का, बेसिकली अगर रेज पैरेलल हो, है ना, तो जो इस एरिया में एनर्जी थी वो इसी एरिया में रहेगी। मतलब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। बेटा अभी क्या हो रहा था? पॉइंट सोर्स था, एनर्जी पहले जो इतने एरिया में थी वो इतने एरिया में हो गई थी, फिर वो और बड़े एरिया में हो गई थी। वही एनर्जी कम एरिया में थी, वही ज्यादा एनर्जी ज्यादा एरिया में तो इंटेंसिटी कम। अब वही सेम एरिया में रह रही है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? इंटेंसिटी क्या है? कांस्टेंट। इसमें क्या बोलेंगे? अगर बेटा पैरेलल रेज है, वेव फ्रंट क्या है? पैरेलल। वेव फ्रंट क्या है? पैरेलल। अब बेटा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं बेटा, बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर रेज पैरेलल है तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा? वेव फ्रंट। तो पैरेलल रेज है, या आप कह सकते हैं पॉइंट सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे,
तो बेटा रेज कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। रेज कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। और पैरेलल रेज हैं तो बेटा वही एनर्जी जो इस ए एरिया में, इस ए एरिया में भी वही एनर्जी, इस ए एरिया में भी वही एनर्जी, इस ए एरिया में भी वही एनर्जी। तो इंटेंसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, है ना। अब इंटेंसिटी हम जानते हैं प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होती है। तो अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो यहां पे क्या है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट किसमें होता है, प्लेन वेव फ्रंट में। किसमें होता है बेटा, प्लेन वेव फ्रंट में। किसमें होता है प्यारे बच्चों, प्लेन वेव फ्रंट में। तो अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है प्लेन वेव फ्रंट में, प्लीज मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है प्लेन वेव फ्रंट में, तो बेटा जो भी मैंने अभी तक इक्वेशन की आपके सामने बात करी थी, डिस्प्लेसमेंट वेव ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वो सारी की सारे कौन से वेव फ्रंट के लिए इक्वेशन थी बेटा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड प्लेन वेव फ्रंट। मतलब वहां पर अगर मेरे को ये कह दिया जाए पॉजिटिव एक्स में चल रहा है ना वेव, तो बेटा कोई कह दे अगर x इक्वल टू 5 पे क्या ऑसिलेशन हो रहा है, तो x इक्वल टू 5 पुट कर दूंगा यहां पे। लेकिन कोई कहते हैं x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 7 पे क्या ऑसिलेशन हो रहा है इस इक्वेशन में, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 7, मतलब 5,7। तो बेटा अगर रेज इधर को जा रही है, अगर एनर्जी का फ्लो इधर है, वेव का प्रोपगेशन इधर है, तो उसके परपेंडिकुलर हो गए वेव फ्रंट। तो यहां पे x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 7 पे क्या होगा, तब भी x इक्वल टू 5 पुट करके निकालेंगे, क्योंकि ये प्लेन वेव फ्रंट है, इस पूरे पे सेम वाइब्रेशन हो रहा होगा। तो अगर मेरे को कभी कोई कहता है s इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स में जा रही है और ये प्लेन वेव फ्रंट है बेटा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, विच इज कांस्टेंट फॉर प्लेन वेव फ्रंट। तो इसमें पावर कांस्टेंट रहेगी। इसमें पावर क्या रहेगी बेटा, जो इसमें इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट, दैट इज जो पावर, मतलब जो किसी भी एरिया से जो एनर्जी क्रॉस करेगी 1 सेकंड में, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। ऐसा करते हैं इस पे 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बेटा दोबारा देखें, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना। थोड़ी सी चीजें हैं बेटा जहां पर आपको हल्का सा लगा हो कि वेव फ्रंट की शेप ऐसी क्यों होनी चाहिए, बस मैं कहूंगा थोड़ा सा टाइम इसको बर्दाश्त कर लें, है ना। मैं क्लियर कर तो सकता हूं, लेकिन उसमें क्या होगा, मेरे को लेक्चर बहुत लेंदी करना पड़ेगा। और बेटा मैं 12th में, आप या तो हमारे ही दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर वेव ऑप्टिक्स में जाइए और आप वहां पर वेव फ्रंट का लेक्चर देख डालिए। हाइगन्स प्रिंसिपल वहां पे पढ़ाया जाता है, जिसपे आपको बहुत अच्छे से ना ये वेव फ्रंट की शेप्स वगैरह ही सिखाई जाती है। तो 12th में जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो बेटा पहला चैप्टर, पहला जो उसमें टॉपिक होता है वही वेव फ्रंट है ना, जिसमें बहुत डिटेल में जाएगा। अभी के लिए इतना मेरे को लगता है सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आगे बढ़ूंगा तो मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा क्लास 11th में, ठीक है। आइए तो ऐसा करते हैं, 2 क्वेश्चंस आपको करवाना चाहता हूं फटाफट से। एक बार ऐसा करते हैं, समराइज कर लेते हैं जो कुछ भी मैंने आपको बताया क्या क्या है प्यारे बच्चों। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है प्लेन वेव फ्रंट में। पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। और लाइन सोर्स के कैसा होता है बेटा, कोएक्सियल सिलेंडर्स, है ना। और प्लेन कब बनता है बेटा, जब पॉइंट सोर्स से या लाइन सोर्स से जब बहुत दूर चले जाते हैं, तो वेव फ्रंट की शेप कैसी हो जाती है, प्लेन। क्या हो जाती है बेटा, प्लेन। और एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, कांस्टेंट, ठीक है। और इंटेंसिटी का बेटा एवरेज इंटेंसिटी क्या निकल के आती है, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो वी। जो आई करेंगे वो तो रोएंगे, है ना। और पावर वाले एक्सप्रेशन में म्यू आता है, इंटेंसिटी वाले एक्सप्रेशन में रो आई करने वाले रोहेंगे, है ना। और पी पूसी कैट म्याऊ करेगी, तो पावर के एक्सप्रेशन म्यू आता है। एवरेज पावर होती है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी, और एवरेज इंटेंसिटी होती है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो वी, ठीक है। एक एक्सप्रेशन और होता है इंटेंसिटी के लिए, है ना, प्रेशर एम्पलीट्यूड की टर्म्स में बोल देते हैं, बताता हूं मैं वो भी आपको। बेटा प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या होता था, बक, याद आ गया। अब एवरेज इंटेंसिटी क्या निकल के आई बेटा, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो वी। अब ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, पी नॉट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर पी नॉट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो वी, ठीक है। ये आ गई एवरेज इंटेंसिटी। अब बेटा ये क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनिए, ये क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा का स्क्वायर। 2 पाई बाय लैम्डा का स्क्वायर कह सकते हैं आप इसको, है ना। और बल्क मॉडुलस को भी आप क्या कह सकते हैं बेटा, रो वी स्क्वायर। बेटा अंडर रूट बी बाय रो होती है वेव वेलोसिटी,
एक सेकेंड, अंडर रूट बी बाय रो होती है वेव वेलोसिटी, तो बी हो जाएगा रो वी स्क्वायर, यहां पे पुट करिए 2 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर वी की पावर 4, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, और ये क्या है न्यू स्क्वायर, न्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, तो रो वी क्यूब, और ये पी नॉट स्क्वायर, ये गया, ये क्या 2 आया, तो पी नॉट स्क्वायर बाय 2 रो वी, पी नॉट स्क्वायर बाय 2 रो वी, ये आ गई प्यारे बच्चों एवरेज इंटेंसिटी, पी नॉट स्क्वायर बाय 2 रो वी। तो एवरेज इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, पी नॉट स्क्वायर बाय 2 रो वी। तो बेटा ये भी एक एक्सप्रेशन है, पी नॉट स्क्वायर बाय 2 रो वी, पी नॉट स्क्वायर बाय 2 रो वी, पी नॉट स्क्वायर बाय 2 रो वी, ठीक है। ये दो एक्सप्रेशन मेनली फेमस है, दोनों में बेटा एक ही बात है, एक ए स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट वेव के एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट है स्क्वायर के, और एक प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। तो पी नॉट स्क्वायर बाय 2 रो वी, पी नॉट स्क्वायर बाय 2 रो वी, और 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर नी स्क्वायर रो वी। ज्यादा यूज वही होता है, कभी कभी ये भी होता है। आई होप आप समझ पाए हैं, और बेटा बढ़िया से मेहनत करते रहें, कोशिश करें, डटे रहें। कोई टफ टॉपिक आए तो उसमें ये नहीं कि हमको गिव अप कर देना होता है, हमको दोबारा देखना होता है, तिबारा देखना होता है, लेकिन पक्के से क्लियर करना होता है। बेटा टारगेट ही बड़ा डिसाइड किया आपने आईआईटी, तो बड़े टारगेट के लिए बेटा बड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक एक बार में आपको मतलब बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा कि बेटा बिल्कुल आपको है ना मतलब थाली में परोस के चीज़ मिल जाएगी कि फटाक से उठाया खा लिया, है ना, इतना आसान नहीं होगा। तो अगर मुश्किल है तो ही मज़ा भी है, नहीं तो आसान चीज़ के लिए कौन सा तैयारी करने भी आए थे, है ना। और अगर इतना आसान होता तो फिर बेटा मतलब वो आईआईटी की उतनी वैल्यू भी ना होती, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल बढ़िया करके देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं कल दोबारा से। थैंक यू।